Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 11 of electrochemistry from class 12th. In this lecture we will discuss about Faraday's first law of electrolysis. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's get started without delay. But kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर नंबर 11 में मैं क्लास 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आज आपको पढ़ाने वाला हूं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लास 12th के एग्जाम अभी नहीं हुए हैं सीबीएसई बोर्ड के। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको केवल फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन पढ़ना है और उसका फॉर्मूला समझना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। इतना सा काम करना है तो 12th क्लास का क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। कंपटीशन में यदि इससे कोई क्वेश्चन आता है तो जो फॉर्मूला फाइनली मैं बताऊंगा उससे हमारा न्यूमेरिकल जी और नीट में बन सकता है। यानी जो कुछ मैं इस बोर्ड पर बताऊंगा उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है और वो हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताते हैं कि ये फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहां से लिखना चालू करिए। नोट इट। It states that the amount of substance that is deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passing through the electrolytic cell। देखिए ये इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है और आज का हमारा मेन उद्देश्य है कि 12th क्लास में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कितनी डेफिनेशन लिखना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये डेफिनेशन लिखना है। अभी मैं पढ़ के इसको समझाऊंगा। अभी
तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ और उसका बिज इक्वेशन अगर आप लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे 100%। और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन का तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, हम जो भी थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट, उसका बेसिक पढ़ते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बाहर नहीं होता। उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो मैं जस्ट इसके बाद आपको बताने वाला हूं, पहले थ्योरी उसके बाद न्यूमेरिकल। तो आपको क्रम से सारी चीजें मिल रही हैं और क्रम से आप लेक्चर को सुन भी रहे हैं। तो चलिए इसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं, कोई चीज छूट तो नहीं गई। ये डेफिनेशन आपको कैसे याद करना है। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity passing through the electrolytic cell। बहुत ही सरल है। इसमें 2 चीजें आपको पॉइंट आउट करना है। क्या पॉइंट आउट करना है? सबसे पहले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, मान लीजिए W, ये मान लिया मैंने W, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक और चीज इसके अंदर है, वो है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होती है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको आपको ध्यान से देखना है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और इसको माना गया है Q। ये 2 बातें इसके अंदर ध्यान रखना है आपको कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मान लिया W और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये इसको माना जाता है Q। यानी मेन बात क्या हुई, डायरेक्ट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इतना अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम आए तो आपको क्या याद रखना है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो आपका ये आंसर बनता है, ये आपका फॉर्मूला होगा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये बन गया हमारा डेफिनेशन से, हमारा फॉर्मूला बन गया W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, राइट। अगर मैं प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करूं तो आप मैथमेटिकली इस बात को जानते हैं, तो कोई यहां पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा और ये इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू Z एंड Q। ये देखिए ये नया फॉर्मूला बन गया W इज इक्वल टू Z Q। लेकिन यहां पर Z क्या है इसको जान लीजिए, तो यहां पर लिख दिए Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ये आपका आ गया W इज इक्वल टू ZQ, यानी Z इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब आप ध्यान दीजिए इस चीज के लिए कि W इज इक्वल टू ZQ है और Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q यानी चार्ज जो दे रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो होता है ये कूलम में होता है, Q कूलम। तो यहां पर Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू होता है I यानी करंट इन एम्पियर इंटू स्मॉल t यानी टाइम इन सेकेंड। तो Q इज इक्वल टू IT होता है। अगर मैं इस वैल्यू को Q की जगह रख दूं तो एक और हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा, ये देख लीजिए यहां पर फाइनल W इज इक्वल टू Z। देखिए यहां पर Z पहले से ही है और Q की जगह मैं क्या लिखूंगा, इंटू I इंटू T।
ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाता है W = ZIT, जो कि फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ का फाइनल इक्वेशन है। ये हमें याद करना है, W = ZIT। समझ गए होंगे ये हमने कैसे निकाला। बड़े आसानी से आप इस चीज को निकाल सकते हैं। इतनी सी डेफिनेशन याद करना है। कोई न्यूमेरिकल आता है तो हमारा इसके ऊपर आएगा। सेकेंड लॉ को हम सेकेंड सेशन में पढ़ेंगे, यानी कल, जस्ट आपको कल बताने वाला हूं। लेक्चर नंबर 11 है, 12 में हम चर्चा करेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ। देखते रहिए और मुझे अपने विचार भी बताते रहिएगा। और साथ में आपको एक नई चीज और बताता हूं कि आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। क्या है वो सरप्राइज, आप अनुमान लगाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।